कांग्रेस ने इस देश को एक झूठ बहुत खूबसूरती से बेचा है और वो झूठ यह है कि अगर सरकार मंदिर पर पैसा लगाएगी तो राज्य कम्युनल हो जाएगा, गरीब हो जाएगा और डेवलपमेंट रुक जाएगा। हालांकि सबसे मजे की बात तो यह है कि इन्हीं लोगों का लॉजिक ये भी था कि हज पर लाखों करोड़ रुपए लगाने से राज्य मॉडर्न और सेकुलर बन जाता है। मतलब कि मंदिर पर 1 रुपया लगाओ तो आप कम्युनल हो और हज की सब्सिडी पर करोड़ों लगाओ तो आप सेकुलर हो। पर पिछले कुछ सालों से इनका ये पूरा झूठ ढह रहा है और इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश के पास वो है जो भारत के बहुत कम राज्यों के पास है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 अकेले सिर्फ मध्य प्रदेश के पास हैं, उज्जैन का महाकाल और ओंकारेश्वर। उज्जैन खुद हजारों साल पुराना नगर है, राजा विक्रमादित्य की नगरी, जहां हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ लगता है। मतलब कि कुदरत और इतिहास ने मध्य प्रदेश को टूरिज्म का खजाना थमा दिया था। पर कांग्रेस के लंबे राज में, खासकर दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन में, इस खजाने के साथ पता है क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उल्टा बर्बादी हुई, सड़कें टूटी, बिजली गायब, मंदिरों के आसपास गंदगी, कोई ढंग की पार्किंग नहीं, कोई रुकने की जगह नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। महाकाल जैसे ज्योतिर्लिंग के बाहर श्रद्धालु धक्के खाते थे और दिग्विजय सिंह की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कांग्रेस के लिए हिंदू धार्मिक स्थलों पर पैसा लगाना एक खतरा था, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक हिल जाता था। तो भाई साहब, ऐसे में इनके लिए आसान रास्ता यही था कि इन जगहों को ऐसे ही सड़ने दो और बदले में अपीजमेंट की राजनीति करते रहो। और इसका नतीजा यह निकला कि जिस उज्जैन और ओंकारेश्वर से करोड़ों की कमाई हो सकती थी, वहां से कुछ नहीं आ रहा था और मध्य प्रदेश अपने सभी पोटेंशियल्स को बर्बाद कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि देर जरूर है पर अंधेर नहीं, और यहीं से बदलाव शुरू होता है। सरकार बदलते ही सबसे पहले कांग्रेस के इस झूठ को तोड़ने का प्रयास किया जाता है कि मंदिर पर खर्च करना गलत है, और इसका सबसे बड़ा सबूत बना उज्जैन का महाकाल लोक कॉरिडोर। इस परियोजना में महाकाल मंदिर का परिसर, जो पहले सिर्फ 3 हेक्टेयर से भी कम भूमि में था, उसे बढ़ाकर करीब 47 हेक्टेयर कर दिया गया। और इसके बाद जो आंकड़े आए, उन्होंने सेक्युलर थ्योरी की पूरी हवा ही निकाल दी। कॉरिडोर से पहले रोज करीब 25 से 40 हजार लोग आते थे। बाद में ये संख्या आम दिनों में करीब 1 लाख और वीकेंड पर 1.5 से 2.5 लाख तक पहुंच गई। और आज सिर्फ ये कॉरिडोर शहर की इकोनॉमी में करीब 300 करोड़ रुपए जोड़ रहा है। आप जरा इन आंकड़ों का असली मतलब समझिए, क्योंकि यही वो बात छुपी हुई है जो कांग्रेस कभी समझ ही नहीं पाई। जब रोज एक शहर के अंदर 1 लाख लोग आते हैं तो उन्हें रुकने के लिए होटल भी चाहिए, तो होटल बनते भी हैं और भरते भी हैं। फिर इन लोगों को खाने के लिए खाना चाहिए, तो नमकीन वाला, मिठाई वाला, प्रसाद वाला सब कमाते हैं। उन्हें घूमना होता है तो ऑटो, टैक्सी, ये सब कमाते हैं। एक होटल लोगों को नौकरी देता है, वो फिर बाजार में पैसा खर्च करते हैं, और इससे जो बाजार होता है वो और लोगों को रोजगार देता है, और इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि जो आस्था है ना, वो सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक पूरी इकोनॉमी है। और यही चीज दिग्विजय सिंह की कांग्रेस को कभी समझ में नहीं आई थी, और यही चीज मोहन यादव ने पकड़ ली। देखिए, मोहन यादव खुद उज्जैन से हैं और उन्हें इस शहर की ताकत का अच्छे से पता है। उन्होंने सत्ता संभालते ही ये तय कर लिया था कि जो काम उज्जैन में हुआ है वही अब पूरे राज्य में दोहराया जाएगा। और सबसे पहले उनकी नजर गई दूसरे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर पर। वहां मानधाता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची धातु की प्रतिमा लगाई गई, जिसे स्टैचू ऑफ वननेस कहा जाता है, और उसके चारों तरफ एकात्म धाम बनाया जा रहा है। साथ ही इस अद्वैत लोक के दूसरे फेज में 2424 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दे दी गई है। और ये सिर्फ टूरिज्म का मामला नहीं है। आदि शंकराचार्य ने इसी ओंकारेश्वर में ज्ञान पाया था और फिर पूरे भारत को एक धागे में पिरोया था। तो बेसिकली उस विरासत को वापस खड़ा करना, उस पर एक सेंटर बनाना, ये अपनी जड़ों को वापस पाने वाली बात है। और इसी अप्रैल में मोहन यादव ने वहां पर 5 दिन का एक एकात्म पर्व करवाया था, जिसमें नर्मदा के किनारे 700 से ज्यादा युवाओं को शंकरा दूत के रूप में दीक्षा दी गई थी। और आयरनी देखिए कि आज इस मुद्दे पर लिबरल्स का काफी मेल्टडाउन हो रहा है, और जो लोग आज इसे मध्य प्रदेश का भगवाकरण कहकर शोर मचा रहे हैं, यही वो लोग थे जो 50 साल तक इन जगहों के सड़ने पर चुप बैठे। लेकिन मोहन यादव के आने के बाद जो सबसे अच्छा काम हुआ है वो है शिप्रा नदी का पुनर्जन्म। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। शिप्रा कोई आम नदी नहीं है, ये उज्जैन की वो पवित्र नदी है जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। मान्यता यह है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर गिर गई थी, और इसी शिप्रा के किनारे महाकाल विराजते हैं। और इसी नदी के तट पर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ लगता है, जो कि हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक के साथ देश के 4 कुंभ स्थानों में से एक है। अब भाई साहब, हुआ है कि पिछले सिंहस्थ में यानी कि 2016 में शिप्रा नदी इतनी सूख चुकी थी कि साधु संतों और श्रद्धालुओं ने असल में शिप्रा में डुबकी लगाई ही नहीं, बल्कि नर्मदा के पानी में डुबकी लगाई थी। जरा सोच कर देखिए कि नर्मदा का पानी 50 किलोमीटर दूर से पंप करके लाओ, शिप्रा में डालो, और लाखों लोगों को उनकी अपनी पवित्र नदी के नाम पर उधार के पानी में नहलाओ। और यही वो पुरानी सोच थी कि समस्या का असली हल मत करो, बस ऊपर से ढक दो ताकि फोटो अच्छी आ जाए। और असली समस्या क्या थी? कान्ह नाम की एक नदी रोज इंदौर का 100 करोड़ लीटर से ज्यादा सीवेज और गंदा पानी जो था वो शिप्रा में डाल रही थी, और सालों से किसी ने इसको रोकने की हिम्मत ही नहीं की थी। मोहन यादव ने इस बार उसे ऊपर से ढकने वाला नहीं बल्कि जड़ से ठीक करने वाला रास्ता चुना। उन्होंने कान्ह डाइवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना की शुरुआत की, जो करीब 919 करोड़ रुपए की थी।
और इससे हुआ यह कि कान्ह नदी के पूरे गंदे पानी को शिप्रा में मिलने से पहले ही 30 किलोमीटर पहले उसे मोड़ दिया गया। और यह भारत की अपनी तरीके की पहली नदी डायवर्जन परियोजना है जिसमें 12 किलोमीटर की सुरंग जमीन से 100 फीट नीचे बनाई जा रही है। इसके अलावा सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना से मानसून का पानी जमा करके शिप्रा को साल भर बहता हुआ रखा जाएगा। और हाँ, अब इस मुद्दे के ऊपर तथाकथित जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं ना, वो भी कूद पड़े हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भी कान्ह प्रोजेक्ट तो सिर्फ गंदगी को गंभीर नदी की तरफ शिफ्ट कर देगा। पर इन्हीं लोगों से एक सीधा सवाल है कि जब 60 साल तक रोज 100 करोड़ लीटर गंदा पानी शिप्रा नदी में गिर रहा था, तब आपका ये एनवायरमेंट वाला ज्ञान कहाँ सोया हुआ था? जब श्रद्धालुओं को उधार का पानी पिलाकर उसे परंपरा बताया जा रहा था, तब आपकी आवाज कहाँ थी? सच ये है कि इन लोगों को ना नदी की फिक्र है ना एनवायरमेंट की। इनका सारा एनवायरमेंट प्रेम तभी जागता है जब किसी अच्छे प्रोजेक्ट को रोकना होता है। इन्हें असली तकलीफ इस बात की है कि एक मुख्यमंत्री वो काम करके दिखा रहा है जिसे ये दशकों से नामुमकिन बताते आए थे। खैर, 2026 की शुरुआत तक उज्जैन में कान्ह डायवर्शन का 40% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और इसे सितंबर 2027 तक पूरा करने का टारगेट है। और ये सब एक बहुत बड़े सिंघर्ष 2028 प्लान का हिस्सा है जिसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 18,840 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 12 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और मोहन यादव ने साफ कहा है कि करीब 6 दशक बाद श्रद्धालु जो हैं वो शिप्रा के साफ पानी में स्नान करके जाएंगे इस बार। और ये सब तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली चीज धार की भोजशाला में हुई है। देखिए, भोजशाला 11वीं सेंचुरी में परमार वंश के राजा भोज द्वारा बनाई गई थी, जो कि संस्कृत विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र होती थी। और यही देवी सरस्वती का मंदिर भी था। हालांकि बाद में इस मंदिर को कमाल मौला मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा था तोड़ने के बाद। और देवी सरस्वती की प्राचीन मूर्ति को भी अंग्रेज उठाकर लंदन ले गए थे। अब सालों से एक ASI प्रोटेक्टेड जगह थी जहां पर 2003 के एक समझौते के तहत हिंदू मंगलवार को पूजा करते थे और मुस्लिम पक्ष शुक्रवार को नमाज पढ़ता था। पर फाइनली सरकार और हिंदू ग्रुप्स के एफर्ट्स के कारण मई 2026 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित कर दिया है। और साथ ही साथ कोर्ट ने 2003 का वो आदेश भी रद्द कर दिया है। जरा सोच कर देखिए कि वो मंदिर जो हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारा सेकुलर तबका हमको सालों तक यही समझाता रहा कि इसको भूल जाओ, इस पर बात ही मत करो। और आज वो मंदिर हिंदुओं को वापस मिल गया है और यही वो असली चीज है जिससे इनको आग लग जाती है। और भाई साहब, ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ बड़ी परियोजनाओं तक नहीं रुक रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। आज मध्य प्रदेश में आक्रांताओं के नाम पर रखी गई जगहों के नाम भी बदले जा रहे हैं। मोहन यादव ने अपने ही शहर उज्जैन में गजनी खेड़ी को चामुंडा माता नगर, जहांगीरपुर को जगदीशपुर और मौलाना गांव को विक्रम नगर कर दिया। और इसके अगले ही हफ्ते शाहजहांपुर के 11 गांवों के नाम बदल दिए गए, जिसमें मोहम्मदपुर को मोहनपुर तक कर दिया गया। इसके अलावा गाय को लेकर भी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। गौशालाओं को मिलने वाला प्रति गाय अनुदान 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। साथ ही साथ राम वन गमन पथ और श्री कृष्ण पाथे जैसी योजनाओं से पूरे राज्य में धार्मिक सर्किट्स बनाए जा रहे हैं। और आज इसी मॉडल का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में 2024 में 14 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए, करीब 25% की बढ़त के साथ। और इसमें उज्जैन सबसे ऊपर रहा। मतलब साफ है कि सरकार ने पैसा कमाने के लिए भगवा छुपाया नहीं है, बल्कि भगवा को ही इकोनॉमी बढ़ाने का जरिया बना दिया है। और ये सब उन्होंने अपनी पहचान को बदले बिना किया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश ने साबित कर दिया है कि आस्था कभी विकास के रास्ते की रुकावट थी ही नहीं और शायद इसीलिए आज कुछ लोगों का मेल्टडाउन हो रहा है।